हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का दिल खोल कर तहे दिल से आप सभी का स्वागत है कि आप सभी ने इसको इतना प्यार दिया। तो आप 100वीं क्लास जो ऐतिहासिक क्लास है उसके लिए आज अपन डील करेंगे कि 100वीं ऐतिहासिक क्लास में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया जाएगा जो कि आने वाली सभी अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाले जो भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रखे। तो बढ़ते रहिए कि जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज उसने किया राज। तो आज का काम आपको आज ही करना है और आज ही करके दिखाना है। तो अपने आप को इस मोटिवेशन पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपने आप को आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसकी जंग के लिए अपने आप को पूरी तरीके से एक सेट करके तैयार करके रखना है कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। उसे मिटा कर दिखा। जो पानी से नहाएगा केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। एक दिन इतिहास बदलेगा और आपको अपना इतिहास बदल करके दिखाना है एक नर्सिंग ऑफिसर बनके। और आने वाले अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यूं बैठे बैठे कभी जैसे कार नहीं होती है। तो वो ही जो कोशिश करते हैं कभी हार नहीं मानते हैं, वो एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर पा लेते हैं। तो अपने जो भी टारगेट है उसको सेट किया है उसको पाने के लिए आपको एक सफलता पाने के लिए मेहनत जरूर करनी है। जो कठिन परिश्रम करता है वो जरूर एक दिन सक्सेस पा लेता है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको बिजी वे में जाकर के ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं होता है कि आपको दे दिया और आप जाकर के सफल हो जाओगे। सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम या हार्ड वर्क करना होता है, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई भी अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। हार्ड वर्क करोगे, जितना ज्यादा आप संघर्ष में जूझोगे आप उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाओगे और जितनी ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे लाइफ जितनी ही ज्यादा आपके लिए इजी होती चली जाएगी। जिंदगी में जितने आप संघर्ष से परिचित होते रहोगे, यानी इतिहास गवाह है जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जब लोग मिलेंगे आपसे तो आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। जिंदगी हो या व्हाट्सएप लोग स्टेटस ही देखते हैं। तो अपने आप के स्टेटस को बनाए रखने के लिए आपको एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है और नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाना है। 80,000 की सैलरी पाने के लिए आपको एक नर्सिंग ऑफिसर एक अच्छा तरीके का जो प्रोफेशन है उसको चुना है आपने। तो अपने सपनों को और अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस क्लास का सभी को लाभ मिल सके। तो बिना पॉजिटिव मोटिवेशन खूब हो गया है कि कांच के टुकड़ों को जिंदगी में हर्षों क्यों पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता और कोशिश करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता। तो अगर आप काम करते हैं तो उसमें अपनी मेहनत का मेन रोल होता है, किस्मत का केवल और केवल पॉइंटों में कुछ रोल आता है। वरना जो हार्ड वर्क करते हैं वो किस्मत अपनी तकदीर को बदल देते हैं। यानी जो अब मेहनत करते हैं तो मेहनत से जो किस्मत या तकदीर होती है उसको आदमी चाहे तो मेहनत करके उसे बदल सकता है, हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं। क्योंकि किस्मत तो उनके भी होती है जिनकी हाथ नहीं होते और हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होता है। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते हैं। तो बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं इस पॉजिटिव माइंड सेट करके अपने आप को इस तरीके से मैदान में इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैदान में इस तरीके से उतारना है कि आने वाली जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आप हमेशा तैयार रहे। अपने आप को इस तरीके से पॉजिटिव माइंड सेट करके रखना है। तो एग्जाम बात करते हैं आज अपन ऐतिहासिक क्लास में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और क्या क्या इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उन सभी के बारे में, इसके कारण क्या होते हैं और कब कब ये क्या करवा सकती है। तो इन सभी का अच्छी तरीके से अपन डील करेंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अपन डील करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो किसका डिसऑर्डर होता है। पहले तो आपको ये देखना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो भी आपका फर्टिलाइज ओवम होता है वो जाकर के
उस स्थान पर नहीं चिपकता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन ओवम था, फर्टिलाइज ओवम था, उसके बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जाकर के कहां पर अटैचमेंट होता है, उसका यूट्रस में होता है। यूट्रस में नियर बाई फंडस, फंडस के पास में जाकर के यूटेराइन का वहां पर, यहां पर ये देखिए, यहां पर बात करें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो आपका ये महिला का एक यूट्रस दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां पर जहां पर ये अच्छा सा एक यूट्रस बना दिया गया है। यूट्रस में इसका फंडस देखने को मिलेगा, ये बॉडी है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे सर्विक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये सर्विक्स पाया जाता है, एक्टो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स, जो कि इनर होता है एंडो कहलाता है, जबकि बाहर वाला जो सर्विक्स होता है एक्टो सर्विक्स के नाम से जानते हैं। ये इसकी फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है, ये फंडस होता है, यहाँ पर उभरा हुआ जो भाग होता है यूट्रस का, फंडस के नाम से जानते हैं। बॉडी होती है, मेन पोर्शन होता है इसका, तो बॉडी में नियर बाई द फंडस, फंडस के पास में यहाँ पर आकर के आपका गोल मोल जो रसगुल्ला टूटू होता है, यहाँ पर आकर के चिपक जाता है। तो ये नॉर्मल देखने को मिलता है। लेकिन बात करें कि एबनॉर्मल में या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलेगा, अगर जो बच्चा जो नन्ना मुन्ना रसगुल्ला था, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था, या जायगोट बना था, वो जाकर के इस स्थान की जगह, इस प्लेस की जगह, अगर अदर देन इसके अलावा कहीं पर जाकर के उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उस वाली कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, जहां पर कि यूट्रस में जो जाइगोट था उसका वहां पर एंड यूट्रस में जो नॉर्मल उसका इम्प्लांटेशन होता है वहां ना होकर के उसके अलावा कहीं भी अगर दूसरी जगह पर उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। कि जहां पर यूट्रस में, अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, वो उसके क्लासिफिकेशन में या टाइप में देखते हैं कि ये दो टाइप की हो सकती है, एंड दो टाइप की देखने को मिलेगी इसमें, यूटेराइन हो सकती है या एक्स्ट्रा यूटेराइन देखने को मिलती है। तो यूटेराइन में देखने को मिलेगी कि जो यूटेराइन होती है, यूटेराइन में यूट्रस में देखने को मिलती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी दो टाइप की हो सकती है, इसमें यूटेराइन हो सकती है या तो यूटेराइन में क्या देखने को मिलेगा कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, यानी जो फीटस था या फिर आपका जो जाइगोट था, उसका इम्प्लांटेशन तो हुआ है लेकिन यूट्रस में हुआ है, लेकिन यूट्रस में भी उस जगह पर नहीं हुआ है, फंडस के पास में, नियर बाय द फंडस, बॉडी में होता है, नियर बाय फंडस, वहां ना होकर के यूट्रस के आसपास वाले इलाके में जाकर के नीचे या ऊपर जाकर के ज्यादा चिपक जाता है, तो उसे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूटेराइन हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा यूटेराइन देखने को मिल सकती है। तो यूटेराइन में फंडस के पास ना होकर के, बॉडी में फंडस के पास ना होकर के दूसरी जगह पर जाकर के चिपक गई। जैसे मान लीजिए कि यूटेराइन में क्या आ सकता है, सर्वाइकल हो सकती है, सर्विक्स में जाकर के वहां पर इम्प्लांटेशन हो गया, या फिर बॉडी के लोअर बॉडी में जाकर इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इसे सर्वाइकल कहते हैं। यानी यूटेराइन, यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। जबकि बात करें सेकंड का कि एक्स्ट्रा यूटेराइन कौन कौन सी देखने को मिल सकती है, एक्स्ट्रा यूटेराइन में अब आपको मेनली देखने को मिलती है वो ट्यूबल प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि मेनली है जो उसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, जो कि बहुत ज्यादा केसेस में देखने को मिलती है। 95 से लेकर 97% केस में ट्यूबल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो बात की जाए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है एक्स्ट्रा यूटेराइन होती है, और एक्स्ट्रा यूटेराइन में भी कौन सी जगह पर देखने को मिलती है, तो ट्यूबल में देखने को मिल सकती है, ओवेरियन हो सकती है, या फिर ओवेरी में जाकर के इसका इम्प्लांटेशन हो सकता है, या फिर थर्ड पोजीशन होती है कि ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियम में एब्डोमिनल हो सकती है, या फिर इसको देखा जा सकता है एब्डोमिनल कैविटी में जाकर के इसका इम्प्लांटेशन हो जाए। तो एब्डोमिनल कैविटी में भी अब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हो सकता है। एब्डोमिनल कैविटी में भी दो जगह देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हो सकती है या फिर इंट्रा पेरिटोनियल भी देखने को मिल सकती है।
एक्स्ट्रा पेरिटोनियल और इंट्रा पेरिटोनियल देखने को मिल सकती है। ये दो टाइप की देखने को मिल सकती है एब्डोमिनल कैविटी में। या तो एब्डोमिनल कैविटी में जो पेरिटोनियम कैविटी होती है उसके अंदर देखने को मिल सकती है, या पेरिटोनियम कैविटी से बाहर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन की बात करें कि एक्स्ट्रा यूटेराइन में कौन सी जगह पर मोस्ट कॉमन होती है, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। और ट्यूबल में भी कौन सी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? अब ट्यूब में कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसमें इस्मस हो सकती है या इनफंडिबुलम इस्मस, इस्थमस में देखने को मिल सकती है। और मेनली जो देखी जाती है वो एम्पुला के पार्ट में देखी जाती है, जहां पर फर्टिलाइज्ड हुआ था, जहां पर एग और स्पर्म का स्पर्मेटोजोआ का मिलन हुआ था, और सेकेंडरी वहां पर जो सेकेंडरी oocyte था और स्पर्मेटोजोआ था वहां पर, जहां पर उनका मधुर मिलन हुआ था। और वहीं पर अगर प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन हो जाता है तो वो सबसे ज्यादा मेनली देखने को मिलता है एम्पुलरी पार्ट में होगा, एम्पुला में पाया जाता है। तो मोस्ट कॉमन की बात करें, अगर पूछा जाए कि एक्स्ट्रा यूटेराइन में कौन सी जगह पे देखने को मिलती है, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी उसका आंसर देना है। अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी में भी पूछा जाए कि ट्यूब में भी कौन से पार्ट में मेनली देखने को मिलती है, तो एम्पुला में मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलती है। 70% से होती है वो एम्पुलरी पार्ट में होती है, इनफंडिबुलम में हो सकती है, इनफंडिबुलम में देखने को मिल सकती है, या फिर देखने को मिल सकती है इस्थमस में देखने को मिल सकती है, एम्पुला में देखने को मिल सकती है, इनफंडिबुलम में, या इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल या इंट्रामुरल में देखने को मिल सकती है। तो ये मेनली इस जगह पर मेनली देखने को मिलती है। लेकिन बात करें कि कौन सी सबसे मोस्ट कॉमन होती है, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, मोस्ट कॉमन होती है। लेकिन ट्यूबल में भी पूछा जाए कि ट्यूब में भी कौन सी जगह पर मेनली देखने को मिलेगा, तो ट्यूब में भी जो मेनली देखने को मिलती है वो एम्पुलरी पार्ट में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन होता है एम्पुला में देखने को मिलता है। एम्पुला होता है वो सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है, जिसका जो डायमीटर होता है 6 से 7 mm का होगा। यहां पर बात कर लेते हैं इस्थमस की, तो इस्थमस का डायमीटर होता है 2.5 mm का देखने को मिलता है। बात करें कि इनफंडिबुलम होगा, तो इनफंडिबुलम का जो डायमीटर होता है 5 to 6 mm देखने को मिलेगा। इंटरस्टिशियल या इंट्रामुरल होता है वो सबसे छोटा डायमीटर होता है, और इसका डायमीटर होता है 1.25 mm देखने को मिलता है। जबकि बात करें एम्पुला के डायमीटर की, तो 6 से 7 mm का इसका डायमीटर होता है, सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है एम्पुला। इस्थमस की बात कर लेते हैं, तो इस्थमस होता है वो 2.5 mm का इसका डायमीटर देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जहां पर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जहां पर अपन पहले छोटी क्लास में पढ़ते थे वहां पर पूछा जाता था कि निषेचन होता है वो कौन से एम्पुला के, सॉरी निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था निषेचन कहां पर होता है, तो निषेचन होता था फैलोपियन ट्यूब में, जिसे फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और पूछ लिया जाता था कि फर्टिलाइजेशन में भी कौन से स्पेसिफिक एरिया में होता है, तो वहां पर एम्पुला आंसर आता है। और ये क्वेश्चन अब भी पूछा जाता है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है, तो एम्पुला उसका आंसर जाता है। अब जब एम्पुला में उसका फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फर्टिलाइज जो एग होगा वो वहीं पर जाकर के इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब वहां पर इम्प्लांटेशन क्यों आए, इसकी इटियोलॉजी क्या है, तो वहां पर मेनली जो उसकी इटियोलॉजी देखने को मिलती है वो पीआईडी देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं इसकी कि मेनली यहाँ पर इटियोलॉजी क्या होगी, तो इटियोलॉजी में मेनली देखने को मिलती है कि पीआईडी है अगर किसी फीमेल को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से क्या देखने को मिलता है कि वहां की जो सीलिया होता है, फैलोपियन ट्यूब की जो सीलिया थी वो डैमेज हो गई। और जब फैलोपियन ट्यूब की सीलिया का क्या काम था, फैलोपियन ट्यूब की सीलिया का काम था कि वो वहां पर मूवमेंट करवाती थी, जो आपका जो फैलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन करती है, और फैलोपियन ट्यूब के कॉन्ट्रैक्शन के साथ उसमें मूवमेंट करवाने का काम होता है सीलिया करती है। तो वहां पर अगर सीलिया डैमेज हो जाती है,
फैलोपियन ट्यूब की, तो वो वहां पर मूवमेंट नहीं हो पाता है। जब मूवमेंट नहीं हो पाता है तो फर्टिलाइज एग था वो वहीं पर रह जाता है, आकर के उससे निकल करके यूट्रस में उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज यानी पेल्विक की जो इंफ्लेमेटरी डिजीज की बात करें तो पीआईडी में मोस्ट कॉमन जो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज देखने को मिलती है वो होती है यहां पर साल्फिंजाइटिस। और साल्फिंजाइटिस ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन पीआईडी होती है वो कौन सी देखने को मिलेगी, तो मोस्ट कॉमन पीआईडी होती है वो साल्फिंजाइटिस देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि साल्फिंजाइटिस क्या होता है। तो साल्फिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। साल्फिंजाइटिस का मतलब होगा कि मींस इसका मतलब होता है साल्फिंजाइटिस का मतलब देखने को मिलेगा। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब के इंफ्लामेशन को क्या कहते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है कि साल्फिंजाइटिस। फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो गया तो उसे साल्फिंजाइटिस के नाम से जाना जाएगा। तो ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज हुई। अब पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज में क्या होता है, ट्यूबल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, सीलिया डैमेज होगी। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज की वजह से क्या हुआ, वहां पर सीलिया डैमेज हो गई, और जब सीलिया डैमेज हो गई तो ट्यूब में डिफेक्ट हो गया, और जब ट्यूब में डिफेक्ट हुआ तो क्या देखने को मिला, वहां पर ट्यूब में मूवमेंट नहीं है, और मूवमेंट नहीं है तो जो एग था या फर्टिलाइज ओवम था या जायगोट था उसका वहीं पर इंप्लांटेशन हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे, जहां पर प्रेगनेंसी थी वो नॉर्मल यूटेराइन कैविटी में ना होकर के किसी अन्य पार्ट में या यूट्रस के ही कोई अदर पार्ट में जाकर के उसका इंप्लांटेशन हो जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो डिसऑर्डर होता है, इंप्लांटेशन का डिसऑर्डर होता है। तो बात कर लेते हैं अगर अब सीलिया डैमेज एक और कारण से हो सकती है, अगर भाभी जी सुट्टेबाज है, बार बार में जाकर के बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान गुटखा का सेवन करती है, सुट्टे खींचती है, बार बार में स्मोकिंग करती है, उसको बीड़ी तंबाकू पीने का बड़ा शौक है, वो गांव में बैठ करके हुक्का लगाती है, हुक्का बार बार वाला गाना याद आ रहा होगा आपको। तो अगर ऐसी फीमेल जो कि स्मोकिंग करती है, सुट्टे लगाती है, उन फीमेल्स में भी मेनली सीलिया डैमेज हो जाती है और ट्यूबल डिफेक्ट देखने को मिलता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो जो भी महिलाएं देख रही है इसको कृपया आज से ही सुट्टा खींचना बंद कर दे, नहीं तो आने वाले भविष्य में आपको भी ये डिजीज हो सकती है। तो अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें और स्मोकिंग को आज ही स्टॉप करें। तो ये आपकी 100वीं ऐतिहासिक क्लास का जो निकल करके आता है, जो थ्योरी थी कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर फीमेल स्मोकिंग करेगी तो जाकर के क्या करवा सकती है, उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यहाँ से 100वीं जो ऐतिहासिक क्लास है उससे महिलाओं को सीख लेनी है। तो यहाँ की जो थीम मिली है कि नो स्मोकिंग, नो सिगरेट, नो तंबाकू, नो बीड़ी, किसी का भी आपको सेवन नहीं करना है, ना ही अल्कोहल का एक्सपोजर अल्कोहलिज्म होना है, दारूडिया नहीं बनना है, और ना ही कोई किसी प्रकार की स्मोकिंग करनी है। अपनी लाइफ स्टाइल को कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड करना है कि आने वाली जो भी आपको समस्या है उनसे आप छुटकारा पा सके। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि इसमें एंडोमेट्रियल डिफेक्ट देखने की वजह से भी देखने को मिल सकता है। एंडोमेट्रियल डिफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, अगर कोई फीमेल ओसीपी ले रही है या आईयूसीडी लगा रखी है उसने, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि अपन आने वाले सीएचओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसका डील करेंगे। अब 1-2 दिन के बाद में अपन यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होना होगा आने वाली जो सीएचओ की एग्जाम है उसके लिए। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, अगर कोई फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, ओसीपी ले रही है, या फिर आईयूसीडी है जिसने इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगा रखी है, तो उसमें क्या होता है, एंडोमेट्राइटिस देखने को मिलता है। एंडोमेट्राइटिस का मतलब होता है कि जो फीमेल्स होती है उसकी एंडोमेट्रियम होती है। अब यूट्रस की बात करी थी अपन ने कि इसमें 3 लेयर होती है,
पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे एंडोमेट्राइटिस के नाम से जानते हैं। अब हार्ट वाली लेयर की भी यहां जिक्र कर लो कि 3 लेयर हार्ट में भी होती है। पेरिकार्डाइटिस होता है वहां पर, क्योंकि कार्डिया वर्ड होता है वो हार्ट के लिए यूज किया जाता है। पेरीमायो एंडोकार्डाइटिस होगा। जबकि यहां पर अगर फीमेल में यूट्रस में किसी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो उसे एंडोमेट्राइटिस, पेरीमेट्राइटिस एंड मायोमेट्राइटिस के नाम से जानते हैं। या फिर हो सकता है उसमें एंडोमेट्रोसिस की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। अब एंडोमेट्रोसिस का मतलब होता है कि फीमेल की जो एंडोमेट्रियम थी वो ओवर ग्रोथ कर जाती है और निकल करके यूटेराइन कैविटी से बाहर आने लगती है, तो उसे एंडोमेट्रोसिस के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं, यहां पर अपन ने उसके पार्ट पढ़ लिए थे, तो यहां पर देखा था कि ये यूट्रस था। यूट्रस नन्ना मुन्ना आपका भाभी जी का यूट्रस, एक गोल मटोल सा अच्छा सा यूट्रस देखने को मिल रहा है। ये इसके पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिलता है और ये नजारा होता है वो बहुत ही सुंदर नजारा आपको देखने को मिल रहा है। ये इसका इनफंडिबुलम वाला पार्ट हो गया है। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है यूट्रस के पास में होता है उसे इंटरस्टिशियल पार्ट है, और इंटरस्टिशियल कोई इंट्रामूरल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड वन पार्ट आता है और सेकंड वन पार्ट को कहा जाता है यहां पर इस्थमस। अब इस्थमस में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जब भी अपन ट्यूबेक्टोमी करते हैं, अब ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है? फीमेल में ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है कि फीमेल में जब भी अपन परमानेंटली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं तो मेल में वेसेक्टोमी होता है, जिसमें वासा डिफरेंस को निकाल करके काट करके बांध दिया जाता है। जबकि बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी में, तो ट्यूबेक्टोमी में किया जाने वाला जो फीमेल का जो स्टरलाइजेशन होता है, स्टरलाइजेशन होती है फीमेल का, परमानेंट मेथड होता है स्टरलाइजेशन का फीमेल में, तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और ट्यूबेक्टोमी में जो मेनली पार्ट रिमूव किया जाता है वो स्टमस भी होता है, जहां से यहां से काटना है, इसको बांध देना है, तो स्टमस को मेनली यहां पर हटाया जाता है। बात करते हैं उसके बाद में जो थर्ड पार्ट आ गया, यहां पर थोड़ा नैरो हो गया है क्योंकि एम्पुला है वो सबसे बड़ा बनाना है, तो यहां पर ये एम्पुला पार्ट है। यहां पर मेनली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी पार्ट में देखने को मिलता है। यहां पर मधुर मिलन होगा जब भैया जी और भाभी जी के बीच में वर्ल्ड कप या T20 या फर्स्ट क्रिकेट मैच होता है, या फिर बात कर ले कि टेस्ट हो चाहे वनडे हो, तब भी जाकर के यहां पर एक मधुर किलकारी गूंजती है। और जहां पर किलकारी गूंजती है वो गूंजाने वाला पार्ट की बात करते हैं कि किलकारी कौन से पार्ट में जाकर के गूंजेगी, तो एम्पुला में जाकर के वहां पर स्पर्म का, और जो यहां से आएगा इस साइड ये ओवरी रहती है जो कि ओवेराइन लिगामेंट से अटैच होती है। तो इधर से ओवरी थी, ओवरी से निकल करके एक नन्ना मुन्ना सा रसगुल्ला सा निकल करके यहां से एक ओवम आएगा, ओवम आता है। ओवम को एक्चुअली ओवम नहीं होता है, ये इसे नाम दिया जाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और इधर से निकल करके इनफंडिबुलम के तरफ आगे बढ़ता बढ़ता जब एम्पुला में आता है, इधर से भाई साहब जब यहां पर मैच हुआ था उस दौरान यहां पर क्या देखने को मिला कि यहां पर आपका सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद में ये वजाइना है। तो यहां से जब भी इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान स्पर्म का इंस्टिलेशन किया जाता है या स्पर्म का इंजेक्शन होता है। तो यहां से भाई साहब ये भागता हुआ स्पर्म आ रहा है, ये देखिए कैसे भागता हुआ। यहां पर बहुत सारे करोड़ों की तादाद में यहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर देखना है आपको कंपटीशन तो यहां पर देखिए बहुत सारा आपको कुछ इस तरीके से कंपटीशन नजर आएगा कि इससे ज्यादा कंपटीशन आपने शायद जिंदगी में आपने कभी नहीं देखा होगा। कि यहां पर केवल एक ओवम है, एक स्पर्मेट सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte को पटाने के लिए बहुत सारे स्पर्म अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। अब जो सबसे पहले जाएगा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो जाकर के इसको यहां पर प्रपोज कर देगा। और जैसे ही मान लीजिए यहां पर ये ओवम था,
और ये भाई साहब स्पर्म थे, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मधुर मिलन हो रहा है। चाहे ये वैलेंटाइन डे का दिन मान लीजिए या कोई सा भी दिन मान लीजिए, अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर मिलन हो गया है तो लिख लीजिए यहाँ पर मिलन हो गया। और मिलन हुआ है तो क्या हुआ, मिलन होने के बाद में यहाँ पर किलकारियां गूंजने की आपने नौबत पैदा करती है, तो घर में किलकारियां गूंज जाएगी। तो यहाँ पर एम्पुला पार्ट में मेनली ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखिए कि अगर आपने कंपटीशन ही देखना है तो उस टाइम पे देखिए जहां पर बहुत सारे करोड़ों की तादाद में, अरबों मिलियन की तादाद में जहां पर जो स्पर्म थे वो स्पर्म थे यहां से निकल करके भाग रहे हैं, लेकिन केवल एक सेकेंडरी oocyte है और उसको पटाने के लिए अगर इतने सारे स्पर्म है तो सोचे यहां पर कितना कंपटीशन है। हमारे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सीट पर ज्यादा से ज्यादा 100, 200 या 50 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेकेंडरी oocyte को पटाने के लिए स्पर्म की तादाद देखिए करोड़ों की तादाद में है। तो यहाँ पर जैसे ही जाएगा ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा दोनों के बीच में। तो जैसे यहाँ पर एक ओवम ने, एक स्पर्म ने जाकर के ओवम को यहाँ पर एंट्री मारी, तो उसके बाद में कोई भी और ओवम स्पर्म होता है वो यहाँ पर एंट्री नहीं मार सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओलिमा ब्लॉक बन जाती है। एक के जाने के बाद एक लेयर डेवलप हो जाती है इसकी लेयर से। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके की जो मैकेनिज्म होती है और उसके बाद में क्या होता है कि किलकारियां गूंजती है। उसके बाद में अपन डील कर रहे थे अपन टॉपिक से, तुमने नालायक को यहाँ पर कंपटीशन के चक्कर में कुछ ज्यादा ही डीप में चले गए हो, तो आ जाइए वापस से अपनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। अब बात करें कि अगर ये यहाँ से, अगर मान लीजिए ये जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर ये जो स्पर्म और ओवम के बीच में जो भिड़ंत हुई थी और ये यहीं पर मान लीजिए इसको जाना कहां था, अब ये यहाँ पर एम्पुला में यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में इसको यहाँ पर आकर के इम्प्लांटेशन होना था, लेकिन नन्ना मुन्ना रसगुल्ला यहाँ पर नहीं आ पाया किसी कारण की वजह से। उसकी जो मदर थी उसने सुट्टेबाजी करी हो, या फिर उसको किसी तरीके का कोई भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई हो, या फिर उसमें एंडोमेट्राइटिस हो गया हो, या उसको एंडोमेट्रोसिस वाली कोई भी अगर ट्यूब की दिक्कत है, तो उसमें यहाँ पर जो सीलिया थे और उसका सीलिया का काम होता है मूवमेंट करवाना, अगर इसने मूवमेंट नहीं करवाया है तो ये जो बच्चा था वो यहीं पर, ये जो फर्टिलाइज ओवम था वो यहीं पर रह जाएगा और यहाँ पर इसका इम्प्लांटेशन मेनली एम्पुला में ही हो जाता है। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म देखने को मिलती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये एम्पुलरी पार्ट में इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी या एम्पुलरी पार्ट में इसे देखा जाता है मेनली। तो उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं कि अगर मैनिफेस्टेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो उसमें मेनली देखने को मिलता है लोअर एब्डोमिनल पेन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं या फिर इसे साइन एंड सिम्टम भी लिख सकते हो, तो यहां पर मेनली देखने को मिलेगा सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, जहां पर भाभी जी में बहुत ही तेज गति वाला सीवियर, एकदम बहुत जान निकालने वाला सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। क्योंकि यहां पर मेनली जो इम्प्लांटेशन था वो मेनली देखने को मिल रहा था फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब होती है वो कहां का ऑर्गन है, पेल्विक कैविटी में यूट्रस पाया जाता है। तो पेल्विक कैविटी का ऑर्गन होने की वजह से लोअर एब्डोमिनल में सीवियर पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद में वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों हुई थी, जहां पर आपका ओवम था, यहां पर फीटस था, फीटस लगा हुआ था, लेकिन फीटस की जो डेथ हो जाती है, तो फीटस की डेथ होती है, तो जब फीटस की डेथ होगी तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, जैसे ही फीटस की डेथ हुई तो एंडोमेट्रियम थी, जो डेसिडुआ थी, फीमेल एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ के नाम से जानते हैं, तो डेसिडुआ वहां से क्या होता है, उसमें डिस्कनेक्शन होता है और उस वजह से वहां पर रप्चर होती है डेसिडुआ। तो डेसिडुआ का डैमेज होगा तो वहां पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब यहां पर एक और बात कर लेते हैं कि यहां क्या देखने को मिलेगा डेसिडुआ में। अब देखिए अगर यहां पर डेसिडुआ में विलाई नहीं होगी,
डेसिडुआ थी उसमें डू नॉट कंटेन विलाई, विलाई से कंटेन नहीं रहती है, क्योंकि जब डेसिडुआ में वहां तक बच्चा गया ही नहीं है, आपका फीटस वहां तक गया ही नहीं है, इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं है यूट्रस में, तो वहां पर एंडोमेट्रियम में विलाई डेवलपमेंट नहीं करती है। विलाई का मतलब होता है कि एक कनेक्शन डेवलप कर लेती है फीटस और मैटरनल की जो प्लेसेंटा होती है उसका जो डेसिडुआ होता है उनके बीच में एक कनेक्शन डेवलप होता है और वो विलाई के नाम से जानते हैं। तो डेसिडुआ डू नॉट कंटेन विलाई नहीं होगी इसमें। अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ट्यूबल रप्चर हो गई है तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। इफ ट्यूबल रप्चर है तो ट्यूबल रप्चर में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं। ट्यूबल रप्चर में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे जो कि ट्यूब रप्चर होती है। तो ट्यूब जैसे ही ट्यूब रप्चर हुआ, यहां पर अगर फेलोपियन ट्यूब में है बच्चा आपका, मान लीजिए सपोज दैट ये फेलोपियन ट्यूब थी और फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला में बच्चा या फीटस था वो पड़ा हुआ है। अब ये धीरे धीरे, पहले तो इसकी साइज थी वो ये थी, उसके बाद में साइज धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे साइज बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये ट्यूब तो वो जा करके यहां पर रप्चर कर देता है और जैसे ही ट्यूब रप्चर होती है तो वहां से सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा और सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और साइन ऑफ शॉक, शॉक में जो फीमेल्स है वो शॉक में चली जाएगी क्योंकि सीवियर ब्लीडिंग होती है और उसकी वजह से भाभी जी को शॉक लग जाता है। तो शॉक का मतलब कोई झटका लगना नहीं होता है, शॉक का मतलब होता है जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड थी बॉडी की उससे भी अगर परफ्यूजन कम हो जाता है तो उसे शॉक कहते हैं और इजी वे में कह सकते हैं तो सीवियर हाइपोटेंशन में चला जाता है, उसे ही शॉक के नाम से जाना जाता है। तो उसमें शॉक के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा और बार बार में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा करके, इसको स्टार मार्क लगा करके नोट कर लीजिए कि कुलैन साइन देखने को मिलेगा। अब कुलैन साइन होता है मेनली दो डिजीज में देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है कि कुलैन साइन किसमें देखने को मिलता है, तो पैंक्रियाटाइटिस में मेनली जो कुलैन साइन की बात करते हैं तो देखने को मिलेगा, पैंक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। बात करें कि सेकंड किस में देखने को मिलता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी कुलैन साइन देखने को मिलता है। कुलैन साइन का मतलब होता है कि discoloration, bluish discoloration of the bluish discoloration of bluish discoloration of पेरीअम्लाइकल एरिया। पेरीअम्लाइकल जहां पर अम्लाइकस के चारों ओर, अगर अम्लाइकस के चारों ओर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है तो उसे कुलैन साइन के नाम से जानते हैं। कुलैन साइन में क्या होगा कि जहां पर आपका एम्लाइकस था, अगर सपोज दैट ये किसी फीमेल का एम्लाइकस है और एम्लाइकस के चारों ओर अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है तो उसका मतलब होता है, अगर ये यहाँ पर सपोज दैट ये बात करते हैं कि ये किसी फीमेल का, ये आपकी जो नन्ही मुन्नी भाभी जी थी उसका गोल मटोल पेट है और उसमें ये अम्लाइकस देखने को मिल रहा है, तो अम्लाइकस के चारों तरफ अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन इस साइड में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, ब्लू ब्लू कलर का चारों तरफ में एनवायरमेंट आपको नजर आता है अम्लाइकस एरिया के चारों तरफ, तो उसे कुलैन साइन के नाम से जानते हैं। अब कुलैन साइन देखने को मिलता है वो पहला होता है कि पैंक्रियाटाइटिस में देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर पे जो कुलैन साइन देखने को मिलता है वो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी कुलैन साइन देखने को मिलता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी कुलैन साइन देखने को मिला एंड पैंक्रियाटाइटिस में भी कुलैन साइन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसमें साइन एंड सिम्टम आएंगे। बाद में जो पेन होता है, जब जो पेन होगा वो रेफर होकर के कहां पर जाता है तो शोल्डर में जाएगा, रेफर पेन एट शोल्डर, रेफर पेन होगा एट शोल्डर पे जाता है, कंधे तक इसका दर्द भाभी जी को महसूस होगा कि यहां से जो पेन हुआ था लोअर एब्डोमिनल में वो रेफर होकर के आपके जो शोल्डर्स होते हैं भाभी जी में शोल्डर तक चला जाता है, तो इसे रेफर पेन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में जो रिएक्शन देखने को मिलेगी उसे एरिया स्टेला रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब एरिया स्टेला रिएक्शन होती है क्या होती है, इसको समझने के लिए इसे
एरिया स्टेला रिएक्शन को ग्लैंडुलर सिस्टिक हाइपरप्लेसिया के नाम से भी जानते हैं। ग्लैंडुलर सिस्टिक हाइपरप्लेसिया, इसमें क्या देखने को मिलता है कि ओवरग्रोथ हो जाती है एंडोमेट्रियम की ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फीटस। अगर एंडोमेट्रियम में फीटस नहीं होगा तो फीटस नहीं है तो वो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल तो बढ़ रहा है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो वहां पर जाकर के क्या होता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है। और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ क्यों हुई है ज्यादा, क्योंकि वहां पर फीटस अवेलेबल नहीं था। तो फीटस अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ बढ़ती है। उसे एरिया स्टेला रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एरिया स्टेला रिएक्शन का मतलब हो गया कि फीटस, एरिया स्टेला रिएक्शन को ही नाम दिया जाता है हाइपरप्लेसिया, सिस्टिक हाइपरप्लेसिया या ग्लैंडुलर सिस्टिक, ग्लैंडुलर सिस्टिक हाइपरप्लेसिया। जहां पर जो ग्लैंड थी उनका सिस्टिक हाइपरप्लेसिया हो गया है, यानी कि जो ग्लैंड थी उनका हाइपरप्लेसिया हो गया है, उनके नंबर थे वो बढ़ने लग गए हैं। तो यहाँ पर एरिया स्टेला रिएक्शन देखने को मिलती है। बाद में एरिया स्टेला रिएक्शन का मतलब होता है कि एंडोमेट्रियम में ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फीटस, फीटस अवेलेबल नहीं था और उसकी वजह से एंडोमेट्रियम ने ओवरग्रोथ कर दी है, तो इसे एरिया स्टेला रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि जो पैथोलॉजी होती है ट्यूबल प्रेगनेंसी, वो कौन कौन सी देखने को मिल सकती है। तो अपन को पढ़ना है पैथोलॉजी ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी। पैथोलॉजी ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी की पैथोलॉजी के बारे में अपन डील करेंगे कि ट्यूबल पैथोलॉजी क्या होती है प्रेगनेंसी की। तो जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया और अपन ने आप ठान लिया है कि अपन को नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत है वो आपको नर्सिंग ऑफिसर से बनने के लिए नहीं रोक सकती है। कि जिंदगी में हर सो क्यों पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता, टाला नहीं जाता। तो यहाँ पर अपन डील करते हैं कि पैथोलॉजी क्या देखने को मिलेगी। तो पैथोलॉजी होती है मोड ऑफ द टर्मिनेशन की, जो पैथोलॉजी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, उसको मेनली डील किया जाता है ट्यूबल मोल। अब ट्यूबल मोल कब देखने को मिलता है, ट्यूबल मोल का मतलब होता है कि ये मेनली देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो मटेरियल होता है उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो सेलुलर, जो फर्स्ट सेलुलर वाली कंडीशन होती है, उसी में अगर फीमेल में जो फर्स्ट सेलुलर चेंजेस देखने को मिलता है, 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4, 4 से 6, तो वहीं पर इसका कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। जो ट्यूबल मोल था उसी में मोल को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो जहां पर जो मेनली प्राइमरी स्ट्रक्चर थी उसी में जाकर के जाइगोट को क्या कर लिया जाता है, प्राइमरी जो सेलुलर कंडीशन थी उसी में जाइगोट का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है कंप्लीटली, तो उसे ट्यूबल मोल के नाम से जानेंगे। ट्यूबल अबॉर्शन का मतलब होता है, ये मेनली देखने को मिलता है लार्ज पार्ट में, जैसे एम्पुलरी या इन्फंटिबुलम वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द पाउच ऑफ डगलस। अब सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्यूबल अबॉर्शन क्या होगा। तो ट्यूबल अबॉर्शन में मेनली देखने को मिलता है, पहला तो होगा इसकी पैथोलॉजी में कि इसमें ट्यूबल मोल देखने को मिलेंगे। और ट्यूबल मोल का मतलब होता है जो प्राइमरी कंडीशन होती है, प्राइमरी सेलुलर कंडीशन में ही मोल का कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसमें मोल को। सेकंड नंबर पे आता है कि यहाँ पर ट्यूबल अबॉर्शन देखने को मिलेगा। और ट्यूबल अबॉर्शन होता है वो मेनली देखने को मिलता है उन पार्ट में जो कि आपका ज्यादा साइज के थे, जहां पर उनकी जो डायमीटर था वो लार्ज डायमीटर वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये मेनली देखने को मिलता है एम्पुला एंड इनफंडिबुलम वाले पार्ट में, मेनली इनफंडिबुलम वाले पार्ट में मेनली देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका क्या होता है कि जो सैक होता है वो मेनली पाया जाता है, मटेरियल होता है वो मेनली मटेरियल, जो मटेरियल था प्रेगनेंसी का या फिर नन्ना मुन्ना जो रसगुल्ला था छोटा सा, वो प्रेजेंट होगा बिटवीन द पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ
पाउच ऑफ डगलस के बीच में पाया जाता है। पाउच ऑफ डगलस का मतलब होता है कि पाउच ऑफ डगलस क्या होता है, ये मेनली एनाटॉमिकल पोर्शन देखने को मिलता है। तो पाउच ऑफ डगलस होता है यूट्रस और रेक्टम के बीच में पाया जाने वाला एक एम्प्टी स्पेस होता है, रेक्टम और यूट्रस के बीच में पाया जाता है। तो इसी को नाम दिया जाता है पाउच ऑफ डगलस। उस एम्प्टी स्पेस को नाम देते हैं पाउच ऑफ डगलस के नाम से इसको जाना जाएगा। तो वहां पर इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है या मटेरियल होगा वो प्रेजेंट होता है ट्यूबल अबॉर्शन में, पाउच ऑफ डगलस के बीच में पाया जाता है। बात करें कि ट्यूबल रप्चर कब कब होती है, तो ट्यूबल रप्चर होगी वो कब देखने को मिलेगी, जब ये ट्यूबल रप्चर ट्यूबल रप्चर कब देखने को मिलती है, अगर ये इंटरस्टिशियल पार्ट में यानी जो सकड़ा जो स्मॉल साइज के जो एरिया थे अगर उनमें होगा, या नैरो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, अगर कोई नैरो पार्ट है। अब नैरो पार्ट में जैसे आता है सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल जो कि फर्स्ट पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का, इंटरस्टिशियल हो या फिर हो सकता है कि इस्थमस, इन दोनों पार्ट में क्या देखने को मिलेगा, ट्यूबल रप्चर देखने को मिलती है। अब ट्यूबल रप्चर में क्या होता है, ट्यूबल रप्चर टू टाइप से हो सकती है। अगर ट्यूबल रप्चर है वो रूट की साइड से हुई है, ऊपर की साइड से हुई है, तो वहां पर पेरिटोनियल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अब रप्चर अगर हुई है रूट की साइड से यानी ऊपर वाली साइड से, पेरिटोनियम की साइड से, तो यहां पर पेरिटोनियल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और सेकंड नंबर पे बात करें कि अगर वो पेल्विक की साइड से जो रप्चर थी वो पेल्विक की साइड से देखने को मिलेगी, तो पेल्विक की साइड से रप्चर देखने को मिलती है तो यहां पर पेल्विक हेमेटोसील बन जाएगा। और पेल्विक हेमेटोसील का मतलब होता है कि पाउच ऑफ डगलस में, अब यहां पर पेल्विक हेमेटोसील की बात करते हैं कि तो यहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड का अगर एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन पाउच ऑफ डगलस में अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसे नाम दिया जाता है कि क्या कहेंगे, पाउच ऑफ डगलस में अगर एक्यूमुलेशन हो गया ब्लड का तो उसे पेल्विक हेमेटोसील के नाम से जाना जाता है। तो ये मेनली देखने को मिलता है। अब पाउच ऑफ डगलस को ही नाम दिया जाता है, पाउच ऑफ डगलस इज आल्सो नोन एज द कल्डेसैक के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इसमें अगर पाउच ऑफ डगलस में क्या हो गया है, एक्यूमुलेशन है ब्लड का है या फिर फ्लूइड का है, या वहां पर पाउच ऑफ डगलस में मटेरियल है वहां पर प्रेगनेंसी का, तो उसको विजुअलाइजेशन करते हैं। और विजुअलाइजेशन करते हैं तो कल्डोस्कोपी करेंगे जिसमें कि विजुअलाइजेशन करेंगे पाउच ऑफ डगलस का। और सेकंड में इसका मैनेजमेंट होता है, कैल्डोसेंटेसिस करते हैं। और कैल्डोसेंटेसिस का मतलब होता है कि जो भी आपका एक्यूमुलेशन हुआ था उसको सेंटेसिस के थ्रू निकाल करके बाहर निकाला जाता है। तो कल्डोसेंटेसिस एंड पहले कल्डोस्कोपी करेंगे उसके बाद कल्डोसेंटेसिस करते हैं। बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की कि इसका डायग्नोस्टिक मेजर क्या देखने को मिलेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो जो आइडियल जो डायग्नोस्टिक मेजर होता है, आइडियल की बात करें कि आइडियल कौन सा देखने को मिलेगा, तो उसमें जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी प्लस लेप्रोस्कोपी होती है इसे आइडियल मेथड माना जाता है। आइडियल मेथड का मतलब होता है कि मोस्ट कॉमनली और सबसे ज्यादा जो रिलायबल होता है